Today we are going to start with next chapter, which is electronics. तो basically electronics में what we want to see is नाम इलेक्ट्रॉनिक्स है बट मोस्टली हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करने वाले हैं यहाँ पे. तो बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, let's start with basics. What is a semiconductor? What are band diagrams? हर एक बेसिक चीज जो जो हमको जरूरत है हम वो सब देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टार्ट विथ, आप मैटर को क्लासिफाई करते हो एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. सो सॉलिड्स, liquids or gases, and then depending on the properties solids को आप further classify करते हो. जब मैं properties की बात कर रहा हूं तो properties अलग अलग टाइप की होती है. You may have thermal properties. thermal property की बात कर सकते हो. What is thermal property? आप heat करते हो substance को and then you measure some properties. Okay, तो नॉर्मली थर्मल प्रॉपर्टीज में हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं. वी हीट द सॉलिड एंड वी सी एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. वो थर्मल एक्सपेंशन में जाता है. या फिर हम मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर तो वो इलास्टिसिटी के रिजीम में जाता है. या फिर आप करंट पास करके देखते हो. तो जब आप करंट पास करके देखते हो तो या तो करंट पास होगा, करंट पास हो तो गुड कंडक्टर्स, करंट पास नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर्स मतलब इंसुलेटर्स. और कभी करंट पास हुआ कभी नहीं हुआ, विच वी कैन कंट्रोल, हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, कंडक्शन और रेजिस्टेंस, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब आप कंडक्टर्स की बात करते हो तो कंडक्टर्स के वैलेंस शेल में, बाय द वे हियर ऑनवर्ड्स एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं. वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट ओनली वैलेंस शेल. ओके, तो इनर shells, inner orbits, they are filled, they are of no interest to us. इनर ऑर्बिट्स में से कोई इंटरेस्टिंग फिजिक्स इस केस में नहीं होता है. तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लास्ट ऑर्बिट की. लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करेगा कि मटेरियल कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा. तो अगर किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इफ देयर आर 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स, so this material will behave as conductor. Q, because what in reality happens is the electrons in the last shell, if they are 1 or 2 or 3, they are far away from the nucleus and because of that they are loosely bound. क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो वो लूजली बाउंड है. और लूजली बाउंड है मतलब उसको फ्री करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लेस. तो इजीली फ्री हो जाता है बेसिकली, राइट. so this is important. so you need very less energy to free the electron, इसलिए वो कंडक्टर होता है. जब आप इंसुलेटर की बात करते हो तो इन केस ऑफ इंसुलेटर व्हाट हैपेंस इज, अगेन we are not worried about what is happening in the innermost shells. Last shell, valence shell, इसमें if you have 5 or 6 or 7 electrons, 5 or 6 or 7, 8 भी नहीं 4 भी नहीं, तो in this case these electrons in the last shell they are tightly bound to the nucleus and since they are tightly bound to the nucleus, उसको फ्री करने में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई. ओके, दैट इज व्हाई यू डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो कंडक्टर्स के केस में लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस क्योंकि लूजली बाउंड है. इंसुलेटर में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में और वो टाइटली बाउंड है विथ न्यूक्लियस, इसलिए उसको फ्री करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई.
तो एट रूम टेम्परेचर नॉर्मली यू डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फ्री कंडक्शन के लिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर. ओके, देन व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में यू हैव एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ना ज्यादा लूजली बाउंड है, ये ना ज्यादा टाइटली बाउंड है, तो इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन को, तो फ्री हो सकता है बेसिकली. ओके, तो सेमीकंडक्टर्स विल बी मटेरियल in which the last shell has 4 electrons. तो बेसिक ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले you need to know पीरियोडिक टेबल में जो जो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है और जिसमें लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे जर्मेनियम, जैसे सिलिकॉन, तो दिस विल बी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो व्हाट इज बैंड डायग्राम, व्हाट इज बैंड स्ट्रक्चर. डायग्राम तो बाद में आएगा, पहले बैंड स्ट्रक्चर क्या होता है ये पता होना चाहिए. एंड यस, थियरी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इस चैप्टर पे मोस्टली क्वेश्चन थियोरेटिकल या ग्राफिकल फॉर्म में आते हैं, तो यू नीड टू नो थियरी फर्स्ट. तो द आइडिया इज, जब आप आइसोलेटेड एटम की बात करते हो, आइसोलेटेड एटम मतलब एक एटम है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है. ओके, और इस एटम के नियर बाय में कुछ भी नहीं है. सो यू हैव an atom which is isolated and there is no other atom in the vicinity. nearby में कोई भी एटम नहीं है. इसका मतलब ये होता है that अगर आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है, तो अगर उस आइसोलेटेड एटम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा. ओके, so if you have 2 atoms, sorry, an atom, and if there are 2 electrons in the innermost orbit, these 2 electrons will have exactly same amount of energy. इसका मतलब हम एनर्जी लेवल, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल बोल रहा हूं मैं, तो हम एनर्जी सिंगल लाइन से बता सकते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट इजी है. आइसोलेटेड एटम है, पहला शेल है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा, इसलिए हम लोग उसको उस एनर्जी लेवल पे 2 डॉट बता दिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम हुआ. सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट में मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बताए हैं, तो सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आई कैन ड्रॉ अ लेवल और उस पर मैं 5 डॉट बता दूंगा. इट मीन्स देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स in this particular energy level with exactly the same energy. Okay, so this is something very important here. For 2 electrons in a given orbit, 2 or more electrons in a given orbit, if the energy has to be same, then the atom must be isolated. लेकिन जब सब्सटेंस बनता है, यह है आइसोलेटेड एटम का केस, आइसोलेटेड एटम का केस है ये. बट जब सब्सटेंस बनता है, फॉर अ सब्सटेंस, बल्क मटेरियल बोलते हैं उसको, जब सब्सटेंस बनता है तो डेफिनेटली यू नो दिस कि सब्सटेंस में एक सिंगल एटम तो होगा नहीं. देयर आर मेनी 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 सच एटम्स क्लोजली पैक्ड. तो एक सब्सटेंस में देयर आर मेनी एटम्स व्हिच आर क्लोजली पैक्ड. ओके, so you have many atoms which are very near to each other. So what happens in this case? इस केस में पहले ऑर्बिट का कोई भी इलेक्ट्रॉन लो या फिर पहले ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, let us just show first orbits here. So I am showing first orbit electrons everywhere. So you have first orbit electrons. अब होगा क्या,
ये सारे के सारे एटम में एक ही ऑर्बिट बताया है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दिस केस किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था दैट मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगा और उस सिंगल लाइन पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा मैं। व्हाई? बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि एटम आइसोलेटेड नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इज, आप किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोगे, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ओके। तो यू टेक एनी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इस फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज का सराउंडिंग अलग है। चार्ज का सराउंडिंग अलग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कोई नेगेटिव चार्ज पास में होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज पास में होगा। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स, क्योंकि रिमेंबर चार्जेस दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, राइट? तो बिकॉज ऑफ द चार्ज सराउंडिंग देयर इज सम फोर्स, और फोर्सेस डिसाइड करते हैं एनर्जी लेवल, ओके। सिमिलरली अगर मैं कोई और इलेक्ट्रॉन लेता हूं लाइक दिस, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, ये भी सेम एटम का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव हो, तो इस चार्ज के लिए सराउंडिंग अलग है। सराउंडिंग अलग है मतलब इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा शिफ्टेड होगा। सो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, बट फॉर ईच फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन देयर इज स्लाइट शिफ्ट इन द एनर्जी। तो ये जो छोटा छोटा शिफ्ट है एनर्जी में, ओके, सो दिस स्मॉल स्मॉल शिफ्ट इन द एनर्जी, each electron will have slightly different energy। और ये slightly different energy की जो बात कर रहे हैं, तो ये सारे energy levels मिलके एक बैंड बनाएगा, series of energy levels belonging to a given orbit। याद रखना, ये जितने भी energy levels मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे energy levels बिलोंग करते हैं किसको? फर्स्ट ऑर्बिट को, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मैंने बताया है वो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सराउंडिंग अलग था, हर एक इलेक्ट्रॉन पे अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा था, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो ये जो सेट बना है ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज इज कॉल्ड एज बैंड। तो ये जो बैंड है, दिस बैंड बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट एनर्जी बैंड। सिमिलरली अगर there are electrons in second orbit also, तो सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक बैंड बनाएंगे, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स वो एक बैंड बनाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली अगर आपके पास फोर्थ ऑर्बिट होगा तो फोर्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बैंड बनाएंगे। सिमिलरली वैलेंस शेल, लास्ट ऑर्बिट जो होगा, उस लास्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड बनाएंगे। तो यहां पे समझना हमको ये था, जब एटम्स, मेनी एटम्स, मेनी मतलब बिलियंस एटम्स, बिलियन मतलब 10 पावर 9, उससे भी बहुत ज्यादा बेसिकली, व्हेन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सब्सटेंस, जब सब्सटेंस बनता है तो उस केस में इवन दो all electrons are in the same orbit, but each electron is having some different charge configuration, different charge surrounding. Because of different charge surrounding, the force is different. Since the force is different, the energy levels will be shifted slightly. Hence, there will be bands instead of levels. So each orbit will have a band, a set of energies, जिसको हम लोग energy band बोलते हैं, energy band structure बोलते हैं, right? Again, now I need to tell you something which is very important here. As you know, मैं simple cases से समझाऊंगा।
एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन। इट डजंट मीन कि बाहर एनर्जी लेवल्स नहीं है, देयर आर एनर्जी लेवल्स, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर में भी यहां पे याद रखना, क्रॉस क्रॉस मतलब न्यूक्लियस एंड फील्ड एनर्जी ऑर्बिट्स, उसको मैं कोर बोलता हूं बेसिकली। तो जब भी मैं आगे या अभी इफ आई एम शोइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर और अंदर मैंने सर्कल लिया है और क्रॉस किया है, इसका मतलब न्यूक्लियस है, और जो भी ऑर्बिट्स कंप्लीटली फिल्ड है, because as I'm telling you here, all the physics is coming from last shells, outermost orbits, they are important over here. Okay, so अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर एनर्जी लेवल्स नहीं है। देयर आर एनर्जी लेवल्स, बट दीज एनर्जी लेवल्स आर एम्प्टी। ओके, सो if I give sufficient energy to these electrons will become free। और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने का मतलब ये होता है बेसिकली दैट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से प्रमोट हो गया। वैलेंस बैंड से प्रमोट हो गया मतलब कहां गया? कंडक्शन बैंड में गया, हम ऐसा बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गोज टू कंडक्शन बैंड विच वॉज अर्लियर एम्प्टी। पहले कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। द आइडिया इज सिंपल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया वैलेंस बैंड। ओके, ऑल द एनर्जीज ऑफ valence electrons they will make up valence band basically। if you can free electron, तो इलेक्ट्रॉन फ्री करना मतलब इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में गया मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है कंडक्शन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट सब्सटेंस। ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर इन द सब्सटेंस, so it is available for conduction। this is what you mean by freeing of electron। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होना मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं होल। So there is a generation of electron hole pair। Okay, very important thing। So summary, अभी तक हमने क्या सीखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको पूरा फिजिक्स बैंड स्ट्रक्चर से समझना है। तो हमने सिर्फ अब तक यही सीखा है सो फार इन द लास्ट 15-20 मिनट्स दैट अगर एटम एसिलेटेड होगा तो हम लोग वहां पे एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। अगर एटम एसिलेटेड नहीं है, अगर सब्सटेंस है तो हर एक इलेक्ट्रॉन belonging to the same orbit will have slightly different energy and they will make up band। तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड बनाएंगे, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड बनाएंगे, वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स भी एक बैंड बनाएंगे। सो you will have something like this। ऐसा आपको मिलेगा। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। इसके आगे हम लोग सिर्फ वैलेंस और कंडक्शन बैंड की बात करने वाले हैं। ये हो गया वैलेंस बैंड। नाउ देयर आर एनर्जी लेवल्स। इसके ऊपर भी एनर्जी लेवल्स या एनर्जी बैंड अवेलेबल है, लेकिन वो एम्प्टी है। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के फ्री हो गया तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो गया, मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया। क्लियर? नाउ अब तक हम मटेरियल को क्लासिफाई कैसे करते थे? ऑफ कोर्स जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। दैट इज व्हाई
इस चैप्टर के स्टार्ट में ये बताना जरूरी था कि आप एक सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई करते हो। मैटर के 3 टाइप्स थे, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड में देयर आर, यू कैन स्टडी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आप फोर्स लगाओगे, फिर क्या होगा फोर्स लगाने से, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। आप करंट पास करोगे तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देन अंडर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इफ यू रिमेंबर बेसिक फिजिक्स, आप हमेशा ऐसा बोलते हो कि कंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है, मतलब रेजिस्टेंस लो होता है बेसिकली। सो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स for which resistance is less or resistivity is less and conductivity is high. इंसुलेटर के केस में आप बोलते हो कंडक्टिविटी इज लो बट रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इज हाई, और सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होता है। सो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी भी मॉडरेट मतलब इंटरमीडिएट, और रेजिस्टिविटी भी मॉडरेट मतलब इंटरमीडिएट। अब तक हम लोग, अब तक मतलब 11th तक हम लोग यही सीखते हैं, कंडक्टर्स हैव गुड कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर्स हैव लो कंडक्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी, सो ऑन सो फोर्थ। अब हमको मटेरियल्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम। तो टू अंडरस्टैंड दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, ये जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है और वैलेंस बैंड का टॉप है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। ये जो गैप है जहां पे हमने कुछ नहीं दिखाया, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको आप बोलते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अब हम लोग मटेरियल्स को, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को इस बैंड डायग्राम से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर कंडक्टर्स है, इफ यू हैव कंडक्टर्स, तो कंडक्टर के केस में हमेशा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे नॉर्मली ओवरलैप। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में नॉर्मली देयर इज ओवरलैप। अब ओवरलैप का मतलब क्या है? ओवरलैप का मतलब ये है कि बेसिकली एट एनी टेम्परेचर, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 10 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, तो एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनस स्केल। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का ओवरलैप का मतलब ये होता है कि देयर इज ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम, कंडक्टर्स में आप बोल सकते हो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं। और इंसुलेटर की बात जब करोगे, व्हेन यू टॉक अबाउट इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स there is a huge difference in the band gaps. So what happens for insulator? कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, गैप है मतलब, और बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में प्रमोट करना इट इज नॉट वेरी सिंपल। मतलब इन शॉर्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना इट इज नॉट वेरी सिंपल, right? So in case of insulators,
the band gap is very large. And in case of semiconductors, सेमीकंडक्टर के केस में ये जो बैंड गैप है, दिस इज मॉडरेट. मॉडरेट मतलब ये बैंड गैप बहुत कम है बेसिकली. ओवरलैप भी नहीं है, बैंड गैप ज्यादा भी नहीं है, इट इज मॉडरेट इंटरमीडिएट, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, सिलिकॉन के लिए अलग होता है, जर्मेनियम के लिए अलग होता है. I think for silicon it is 0.3 volt and for germanium it is 0.7 EV, something like that. So 0.3 EV या 0.7 EV है, depending on material to material. Okay, so you can now classify material, electrical properties of material based on band gap. If there is overlap between valence and conduction band conductors, if the band gap is small, semiconductor, if the band gap is very high, insulator. Okay, यहां तक पता होना चाहिए. अब if you know this much, then we can start talking about real science, क्योंकि अब तक हम सिर्फ बेसिक्स डेवलप कर रहे थे. So going ahead, semiconductors can be classified into two types. Semiconductors can be classified into two types. उसमें पहला है intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor मतलब semiconductor in pure form. इसमें हमने कोई impurity नहीं डाला है. मतलब अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है तो सिर्फ जर्मेनियम है. We are not adding any impurity. हमने कोई भी impurity नहीं डाला है इसमें. तो such a semiconductor is called as intrinsic pure semiconductor. Now what I want you to understand is, ये एक सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे सिलिकॉन एटम है, and I have silicon atom over here. So we have silicon atom. Silicon atom. What else do we know? Silicon. Silicon atom मतलब it has 4 electrons in its valence shell. तो ये एक डॉट, ये एक डॉट, ये एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट. So this dots represent valence electrons. So silicon का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो डॉट 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 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स which belong to the last shell. Now जब एक मटेरियल बनता है तो you have something like this. Yeah, actually this is actually 3-dimensional case. Okay, so this is in reality 3 dimension. हम लोग सिर्फ 2 dimension पे देख रहे हैं. तो this kind of structure will be everywhere throughout the material. सिलिकॉन 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 ऐसा हर जगह पे होगा. Now the thing is, हर एक सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4. कितने थे? 4. चाहिए कितने? 4. तो हर एक सिलिकॉन एटम क्या करेगा? शेयरिंग इज केयरिंग. अपने नेबर्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा. तो 4 नियर नेबर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स का हो गया शेयरिंग. सो दिस, in this case, there is sharing of electrons. तो जब जब शेयरिंग होता है there is formation of covalent bond. तो ये जो ग्रीन कलर का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. सिलिकॉन रिक्वायर्ड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. पर हर एक सिलिकॉन के पास 4-4 ही इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में. तो 4-4 इलेक्ट्रॉन उसने नेबर्स के साथ शेयर कर लिए. मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो नेबर होगा उसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस नेबर के साथ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले नेबर के साथ और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले नेबर के साथ. तो शेयरिंग इज केयरिंग. तो शेयरिंग की वजह से बन गई कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये सारा स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन.
So there is formation of crystal structure. Okay, so this structure is called as crystal structure. Just a minute, I need to take a pause. तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन. ओके, नाउ एज यू कैन सी इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी nowhere you will see any impurity. हर जगह पे सिलिकॉन 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 ऐसा ही है. अगर आप 0 डिग्री पे देखोगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखोगे तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है. मतलब वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है. ये वैलेंस बैंड दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे. वैलेंस बैंड जो है इट इज कंप्लीटली फिल्ड लाइक दिस. और कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है. तो कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी. दिस इज द सिनेरियो एट 0 डिग्री Celsius. Now, before I go ahead, I want you to know something which may not be, is actually not may not be, but is not part of your syllabus, लेकिन पता होना चाहिए. देखो मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ वैलेंस बैंड और बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इसके बीच में कोई भी एनर्जी लेवल प्रेजेंट नहीं है. और यह है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप. लेकिन थियोरेटिकली यहां पे एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है और प्योर सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो एनर्जी लेवल एग्जैक्टली सेंटर पे होता है बैंड गैप के, जिसको आप बोलते हो फर्मी लेवल. फर्मी लेवल ये इमेजिनरी लेवल है, ये थियोरेटिकल लेवल है, ये रियल नहीं है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ हाफ. प्रोबेबिलिटी, चांसेस, थियोरेटिकल चांसेस. हमको पता है नहीं होता है, दैट इज समथिंग वी नो कि नहीं होता है. लेकिन ये एक थियोरेटिकल लेवल है वेयर the chances of electron being and not being half and half. इंपॉर्टेंट क्यों है ये आगे समझेगा. अब क्योंकि हम बात कर रहे थे तो मैंने बता दिया, तो ये बाद में समझेगा. तो फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर. सिर्फ याद रखना कि फर्मी लेवल जैसा कुछ हमारे कान पे पड़ा है, बिकॉज वी विल नीड दिस आइडिया अहेड. नाउ द थिंग इज एट 0 डिग्री सेल्सियस ये सिनारियो है. अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू होगा. मतलब ये कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना शुरू हुआ. राइट, मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो और बॉन्ड टूटा. ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ. मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना शुरू होगा. ओके, तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट हायर टेम्परेचर 0 डिग्री पे नहीं. 0 डिग्री पे क्या था, 0 डिग्री पे इफ यू रिमेंबर देयर आर नो होल्स इन वैलेंस बैंड, there are no electrons in conduction band. This is important. अगर नहीं समझ में आता है तो let me redraw everything, not everything of course, only band diagram. तो अब हायर टेम्परेचर की बात जब हम कर रहे थे तो हायर टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, हायर टेम्परेचर पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे. बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्री होना. बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्री होना और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है.
which means वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो गए कंडक्शन बैंड में, राइट? तो एज यू कैन सी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction band is equal to number of holes in valence band, therefore total current is due to electron plus hole, right? You need to understand this. इलेक्ट्रॉन फ्री होना मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया, मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी जनरेट हो गई, उसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ होल, और ओवरऑल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, जनरेट नहीं होता है, सिर्फ प्रमोट होता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंस बैंड में होल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हम लोग बोलते हैं बेसिकली इसको, राइट? So what happens here is, of course, इंट्रिंसिक में प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतने होल्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतने होल्स होंगे वैलेंस बैंड में, दैट इज करेक्ट। तो टोटल करंट जो आपको मिलता है वो इलेक्ट्रॉन और होल से मिलता है। नाउ you cannot say here that current due to electron is current due to hole। क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? मोबिलिटी, because electrons are lighter in weight, they're lighter in weight, तो electrons move faster। और होल्स, जैसे मैंने बोला, होल मतलब क्या है? होल मतलब आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बचा? आयन बचा। एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस है वहां पे, तो होल्स आर नॉर्मली हेवियर। तो यू कैनॉट से current due to electron is equal to current due to hole, you cannot say basically, right? तो आपको लिखते वक्त ऐसा ही लिखना पड़ेगा, total current is due to electron plus hole। this should be very clear, okay? So I hope this is clear। so this was all about intrinsic semiconductor। now what I'll do is, अब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करना शुरू करेंगे, और जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो सबसे पहले तो लेट मी कंप्लीट दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगेन, फिर मैं इसमें इम्प्योरिटी ऐड करूंगा। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो, इन दैट केस दो टाइप की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हो आप। When you add impurity, then the semiconductor is called as extrinsic semiconductor, impure semiconductor, extrinsic। Before we add any impurity, you should know कि why do we need to add impurity? impurity add ही क्यों करना है? impurity इसलिए add करना है, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर में हमको करंट मिला, ये बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज ही नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको छोटा सा लाइट इमिटिंग डायोड, वो भी डायोड है, आगे आएगा, छोटा सा एलईडी बल्ब चलाना है तो उसके लिए भी सफिशिएंट नहीं है वो करंट। तो करंट सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर था, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। when you add impurity, then the semiconductor is called as extrinsic semiconductor। अच्छे सुन लो एक एक चीज। the process of adding impurity to the semiconductor is called as doping। doping मतलब the process of adding impurity to the semiconductor is called as doping। okay? जो impurity आप ऐड करोगे उसको बोलेंगे डोपेंट।
गुड. नाउ इट विल डिपेंड. मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पे कुछ सिलिकॉन एटम हटा दिए और यहाँ पे मैं इम्प्योरिटीज ऐड करने वाला हूँ. ऑफ कोर्स सारे मत हटा देना. पानी के अंदर मट्टी हो तो मट्टी इम्प्योरिटी होता है, मट्टी के अंदर पानी हो तो पानी इम्प्योरिटी होता है, समझ लो. सिलिकॉन बेस मटेरियल है, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करना है तो मैक्सिमम सिलिकॉन होना चाहिए और मिनिमम इम्प्योरिटी होना चाहिए. मिनिमम मतलब कितना, वो डिपेंड करेगा पर्पस टू पर्पस. हमको सेमीकंडक्टर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज करना है उस पर डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, वो आगे आएगा. आइडिया इज मेनी सिलिकॉन फ्यू अदर्स. अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा इम्प्योरिटी डाल रहे हो. आप पेंटालेन इम्प्योरिटी डाल रहे हो क्या? पेंटालेन मतलब उसकी वैलेंसी 5 है ना. 5 वैलेंसी मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स उस इम्प्योरिटी के वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन. अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी बहुत सारे हो सकती है. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ फ्यू. देयर आर मेनी. एंटीमनी. ओके, तो देयर आर मेनी. तो मैं सिर्फ यहाँ पे पेंटावेलेंट लिख रहा हूँ, PE, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई विच इम्प्योरिटी यू आर एडिंग. पेंटावेलेंट है, इट कैन बी, यू हैव मेनी. हाँ बाय द वे, ये एक और चीज है. इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके पास एलिमेंट होगा जिसमें लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो उठा के डाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है. आप कोई भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी नहीं डाल सकते हो. तो कौन सा डाल सकते हो? पहला, सॉलिड स्टेट चाहिए. इट शुड बी सॉलिड. यू कैन नॉट पुट गैस एज एन इम्प्योरिटी एंड नथिंग विल वर्क. दूसरा, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट कम्स फ्रॉम बैंड स्ट्रक्चर. सो दैट कम्स फ्रॉम बैंड स्ट्रक्चर. तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, you need to understand extrinsic semiconductor in comparison with pure. प्योर में प्रॉब्लम क्या था? प्योर में प्रॉब्लम यह था कि रूम टेम्परेचर पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे कंडक्शन बैंड में, क्योंकि हमको हर बार वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स लेके जाने पड़ रहे थे. मतलब इतना बैंड गैप जितना एनर्जी हमको ओवरकम करना पड़ रहा था. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो नाउ इम्प्योरिटी हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं, रिमेंबर पेंटावेलेंट में 5वां इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ. सिलिकॉन को 4 ही चाहिए अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो शेयर हो गए, 4 का तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. 5वां कहां गया? 5वां अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड है तो कहां पे है? तो हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐसा सिलेक्ट करते हैं, नंबर 1 सॉलिड होना चाहिए. नंबर 2 उस इम्प्योरिटी का लेवल, कौन सा लेवल? वैलेंस लेवल. उस इम्प्योरिटी का वैलेंस लेवल इट शुड बी जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड. ये फर्मी लेवल नहीं है, फर्मी लेवल की बाद में बात में करूंगा. ये इम्प्योरिटी लेवल है. इम्प्योरिटी एटम का वैलेंस शेल का ये एनर्जी लेवल है. ऐसा क्यों? क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन जिसका पेयरिंग नहीं हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बेचारा अकेला है, इसको कोई साथी नहीं मिला, तो वो यहां पे बैठा हुआ है. अब कंपेयर करो इसके साथ, प्योर के साथ. प्योर में क्या हो रहा था? प्योर में अगर कंडक्शन चाहिए तो डायरेक्टली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना पड़ेगा. इस केस में थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया तो ये जो इम्प्योरिटी लेवल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सीधा जाता है कंडक्शन बैंड में. तो दिस इलेक्ट्रॉन नीड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो इनटू कंडक्शन बैंड, मतलब टू बिकम फ्री. मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको भी बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो इजीली वो अपना वैलेंस शेल छोड़ देता है इजीली. तो पहले क्या था? पहले ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था. किसके वैलेंस शेल में था? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के वैलेंस शेल में था. तो उसको वहां से फ्री होने के लिए बहुत कम एनर्जी लगता है.
मतलब इम्प्योरिटी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी लगता है. दिस इज व्हाई वी सिलेक्ट impurity such that the valence level of impurity, it is just below the conduction band. One thing you must have noticed, ये जो impurity है pentavalent, जो dopant है, इसने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया. किसके लिए? कंडक्शन के लिए. तो इसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, इसलिए इस लेवल को बोलते हैं डोनर लेवल. This pentavalent impurity donates electron for conduction, hence the impurity, pentavalent impurity is called as donor impurity. तो ये donor impurity है. This is what you should know. Secondly, as you see, even at very small temperature, there are many electrons in the conduction band which are coming from donor impurity. मतलब obviously यहाँ पे number of electrons will be very very greater than number of holes. क्योंकि पहले क्या होगा? पहले तो डोनर के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे पहले वो डोनेट कर देगा, फ्री कर देगा. जब डोनर के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तब बॉन्ड टूटने लगेंगे और उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे. और बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाना फ्रॉम वैलेंस बैंड बाय जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर. तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन यहाँ पे कम है. यहाँ पे वैलेंस बैंड से डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम है कंपेयर टू डोनर ने जो अवेलेबल किए हैं कंडक्शन के लिए. तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. तो मेजॉरिटी यहाँ पे किसका है? नेगेटिव चार्जेस का, राइट. तो नेगेटिव चार्जेस को बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो करंट आपको मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि मोस्टली करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होल. इसलिए आप बोलते हो कि करंट हमको रफली इलेक्ट्रॉन से ही मिलता है. तो होल का कंट्रीब्यूशन लगभग नहीं है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या? नेगेटिव. तो इसको हम बोलेंगे एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहां पे आपको कंडक्शन मिल रहा है फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस, इसलिए एन टाइप नेगेटिव टाइप. क्यों? क्योंकि करंट कौन दे रहा है? नेगेटिव चार्जेस. तो इस केस में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास है नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी वेरी लेस नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, that is minority is holes. This is very important to understand. तो just a summary, हमने क्या किया? हमने pentavalent impurity add कर दिया. The process of adding impurity to a pure semiconductor is called as doping. The impurity that you're adding is called as dopant. If the dopant is pentavalent, then the dopant is called as donor impurity, क्योंकि वो डोनेट करेगा. Donor impurity is selected in such a way that first it should be preferably in solid form. Second, the valence shell of donor impurity should lie just below conduction band of base material, base था silicon. Okay, so बिकॉज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी था तो 4 इलेक्ट्रॉन ने शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया. 5वां रह गया अनपेयर्ड. फ्री नहीं है, वो अनपेयर्ड है. फ्री तो बाद में होगा जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या फिर अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो हीट की वजह से उसके पास उतना एनर्जी होता है कि वो अपना डोनर लेवल छोड़ के फ्री हो जाए, मतलब कंडक्शन बैंड में चला जाए. तो यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर मोर और लेस ग्रेटर देन 0 डिग्री पे बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव में मत जाना, हम लोग हिमालयस में नहीं है. तो एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड,
and very few holes in the valence band. तो यहाँ पे आपको करंट मिलेगा प्राइमरीली ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस जो मेजॉरिटी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. अगेन नाउ जैसे आपने देखा, क्या देखा, प्योर सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां था, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द बैंड डायग्राम एंड मतलब बैंड गैप, सॉरी. यहां पे जो फर्मी लेवल होता है इट इज बिलो कंडक्शन बैंड एंड अबव डोनर लेवल, तो यहां पे होता है समवेयर हियर. तो फर्मी लेवल इन दिस केस लाइज हियर. फर्मी लेवल लाइज जस्ट above donor level or impurity level and just below conduction band. important. आगे का फिजिक्स प्रॉब्लम ये है ना, मतलब 99% ऑफ स्टूडेंट्स, I know why they don't understand semiconductor is because they don't know about Fermi level. फर्मी लेवल समझेगा तो बैरियर पोटेंशियल समझेगा, फर्मी लेवल समझेगा तो आपको ट्रांजिस्टर समझेगा, पीएन जंक्शन डायोड समझेगा, लाइट इमिटिंग डायोड समझेगा, सोलर सेल भी समझेगा, फोटो डायोड भी समझेगा. और अगर आपको फर्मी लेवल नहीं पता तो इट इज अ स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो यू नीड टू रिमेंबर प्योर सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल एट द सेंटर, एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड एंड अबव डोनर लेवल. गुड. यह है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ if I change the type of impurity, so what I will do is, अब हम impurity का type change कर देते हैं. अब instead of pentavalent impurity मैं डाल दूंगा trivalent impurity. And again you may have many ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज. आपके पास बहुत सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं, इंडियम है उसमें से एक, है ना. तो आई विल नॉट मेंशन एनीथिंग हियर. मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यू मे हैव मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज. ओके, ट्राइवेलेंट, तो मैं ट्राई लिखने वाला हूं उसको यहाँ पे, ट्राइवेलेंट. ओके. अब होता क्या है ट्राइवेलेंट में, ट्राइवेलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो छोड़ ही दो, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन ही कम है, मतलब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेबर्स के साथ शेयर हो रहे हैं और एक यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी है, उसको हम लोग बोलते हैं होल. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो व्हाट अबाउट बैंड डायग्राम नाउ? बाय द वे इसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनॉरिटी नेगेटिव चार्ज होगा, तो करंट हमको पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलेगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, गुड. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज, क्या मैं कोई भी टाइप का ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ले सकता हूं? नहीं, यू कैनॉट टेक any type of trivalent impurity. Okay, you have to be specific about it. तो हम कौन सा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ले सकते हैं? हम ऐसा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ले सकते हैं जिसका लेवल, वैलेंस लेवल, वो होना चाहिए जस्ट अबव वैलेंस बैंड ऑफ बेस. बेस क्या है? सिलिकॉन है. तो हमने ऐसा इम्प्योरिटी लिया है जिसका वैलेंस लेवल उसके उस एटम का लास्ट शेल का एनर्जी, मतलब वैलेंस लेवल जस्ट अबव वैलेंस बैंड है. तो ये है आपका यहाँ पे इम्प्योरिटी लेवल. दिस इज इम्प्योरिटी लेवल. अब क्या होगा? थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ गया, इवन अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे होल बनेगा वैलेंस बैंड में. किसके? बेस मटेरियल के. इलेक्ट्रॉन फ्री होकर डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में जाने की जगह पे यहाँ पे एक होल था, पहले से होल था, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से डायरेक्ट कंडक्शन बैंड पे जाने की जगह पे वो वैलेंस बैंड से इंप्योरिटी लेवल में चल जाता है.
ओके, तो इस इम्प्योरिटी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। पेंटालेट ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, तो आपने क्या बोला उसको, डोनर इम्प्योरिटी। इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, तो ऑफ कोर्स मैं और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पहले जितने भी होल्स होंगे यहाँ पे, पहले ये होल्स जो है, किसके होल्स, किसके होल्स की बात चल रही है, इम्प्योरिटी लेवल की, पहले ये फिल होंगे। तो जब ये फिल हो गए कंप्लीटली, उसके बाद वैलेंस बैंड से सीधा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। मतलब एट एनी टेम्परेचर नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे करंट आपको प्राइमरीली मिलेगा ड्यू टू होल्स एंड नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी यहाँ पे कौन सा है, मेजॉरिटी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, माइनॉरिटी कौन सा है, माइनॉरिटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो आपको करंट किससे मिल रहा है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विच आर होल, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इस केस में आपका फर्मी लेवल, इट इज जस्ट अबव वैलेंस बैंड एंड बिलो इम्प्योरिटी लेवल, मतलब वो आता है समवेयर ओवर हियर, somewhere over here, Fermi level. So Fermi level in this case happens to be just above valence band and just below impurity या फिर acceptor level, right? Correct? Clear? अगर इतना समझा है तो फिर मैं कल आगे पीएन जंक्शन डायोड ले सकता हूं और उसके बाद मैं डिप्लीशन लेयर समझा सकता हूं। ओके, फिर हम लोग ट्रायोड्स की तरफ, ट्रांजिस्टर की तरफ जा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड you need to understand this much. So we'll stop here, and if you have any doubts, feel free to ask, go through this lecture again